फ्रेंड्स, व्यूअर्स और स्टूडेंट का आज फिर से स्वागत है पॉलिटी के एक और लेक्चर में। मैं पंकज डीआरएस टॉपर्स लाइव की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक फिर से सुप्रीम कोर्ट है, उसके पार्ट बी में लेके आया हूं। जिन लोगों ने पार्ट ए सुप्रीम कोर्ट का नहीं देखा है वो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लें। और हमने पिछले वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, टेन्योर ऑफ जजेस, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कई सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। डिटेल में उनके आर्टिकल्स के बारे में बताया था। आज उसी कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कल जब हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, क्वालिफिकेशन ये सब बात कर ली थी, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है रिमूवल ऑफ जजेस, यानी जजेस को हटाया कैसे जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट में मैंने कल बताया था कि 33 प्लस 1 जज की सीट है, टोटल 34, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। तो अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है या कोई वो ऐसा काम करते हैं जिससे उनकी इनकैपेसिटी या कोई मिसबिहेव करते हैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के पद पे रहते हुए, जज के पद पे रहते हुए, तो उनको रिमूव करने का क्या तरीका होगा, उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस भी कहते हैं। बेसिकली ये अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज़ की जाती है जजेस या हायर पोस्ट पे बैठे लोगों को रिमूव करने के लिए, जिसका मतलब जैसे राष्ट्रपति को रिमूव किया जाता है तो उसे भी इम्पीचमेंट प्रोसेस कहते हैं। ये रिमूवल ऑफ जजेस का जो भी प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 124 पार्ट 5 के अंदर आर्टिकल 24 सेक्शन 4 में दिए हुए हैं। अब बताते हैं कैसे किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट का ऑर्डर होना चाहिए, और प्रेसिडेंट कैन इशू द रिमूवल ऑर्डर ओनली जब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को वो एक एड्रेस दे, एक मोशन प्रस्तावित करने के बाद प्रेसिडेंट से ये बोले कि हमने कंफर्म कर लिया है और इन जज को रिमूव कर दिया जाए, तब प्रेसिडेंट अपना ऑर्डर पास करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि वो जो ऑर्डर है, पार्लियामेंट ने जो एड्रेस किया है, जो डिस्कशन किया, मोशन पास किया है, वो उसी सेशन में प्रेसिडेंट के पास भी पहुंच जाना चाहिए। पार्लियामेंट के अलग अलग सेशन होते हैं, जैसे मानसून सीजन और सदन के जो सत्र होते हैं उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जिस सेशन में क्या, उसी सेशन में राष्ट्रपति के पास ऑर्डर पहुंच जाना चाहिए। और वो जो एड्रेस है जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। देखिए, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास बहुमत हो, जितने टोटल वोट हैं, मगर स्पेशल मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन की गई उसका ये मतलब है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, जो भी सदन के जितने मेंबर हैं उनका मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, यानी 51%, मगर साथ में कम से कम 66% लोग, 66% मेंबर उसमें प्रेजेंट भी होने चाहिए जब वो सदन में डिस्कशन चल रहा है या वोटिंग चल रही है। ये ना हो कि जैसे मान लीजिए 543 सांसद हैं आपके लोकसभा में और उसमें किसी एक मेजॉरिटी पार्टी के सांसद 50% से ज़्यादा हैं, यानी 273 से ज़्यादा हैं या 272 से ज़्यादा हैं, और वो केवल 51% होने के लिए उन्हें करीब 280 की ज़रूरत है, केवल वो 280 आए और उन्होंने पास कर दिया, तो उसको मेजॉरिटी नहीं माना जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कम से कम 66%, मतलब 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए, यानी 543 का 66%, कम कुछ नहीं तो करीबन 350 मेंबर के आसपास हो जाएगा। वो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये होता है स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब आपके 66% मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए और उसमें मेजॉरिटी 51% लोगों को वोट करना चाहिए। अब इसके जो ग्राउंड होते हैं रिमूवल के प्रेसिडेंट के, वो क्या होते हैं वो आप देख लीजिए। वो ये होते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, मतलब वो अपनी क्षमता के अनुरूप काम नहीं कर पाएंगे जिन क्षमता से उनसे एक्सपेक्ट किया गया, या वो कोई मिसबिहेवियर करें, किसी अपने पद पे रहते हुए किसी अपने पद का फ़ायदा उठाएं, या कोई ऐसी चीज़ करें जो उनके पद की मर्यादा, सम्मान या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ना हो। तो ये इम्पीचमेंट की, इसको और डिटेल में एक जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, जहाँ पे इसको और डिटेल में डिस्कशन किया गया है। इसमें इम्पीचमेंट के प्रोसेस के बारे में ये बताया गया है कि जब भी किसी भी सदन में मोशन को स्टार्ट किया जाए तो मिनिमम 100 मेंबर्स का सिग्नेचर होना चाहिए उस मोशन को एक्शन में लाने के लिए लोकसभा में, और 50 मेंबर का सिग्नेचर होना चाहिए राज्यसभा में। और वो जो पिटीशन है, वो जो मोशन है, वो दी जानी चाहिए लोकसभा के केस में स्पीकर को और राज्यसभा के केस में चेयरमैन को। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं, जो कि वेंकैया नायडू जी इस समय हैं, और स्पीकर सुमित्रा महाजन है इस समय। तो स्पीकर और चेयरमैन अलग अलग सदन में, किसी भी सदन में मोशन लाया जा सकता है। स्पीकर उस सदन में इस मोशन को रिफ्यूज़ कर सकते हैं या एडमिट कर सकते हैं, और अगर ये उस सदन के हेड द्वारा, स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा एडमिट कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है,
तो वो लोग एक 3 मेंबर की एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी बनाते हैं जो इसकी जांच करती है, उनके जज के ऊपर लगे आरोपों की जांच करती है। और अगर उन्होंने वो जो कमेटी होती है उसके भी वो जो 3 मेंबर होते हैं उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए या कोई जज होना चाहिए। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर ही इंपीचमेंट का प्रोसेस शुरू होता है तो किसी और जज को लिया जा सकता है, और दूसरे दूसरे जो मेंबर हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए, वो किसी भी इंडियन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो सकते हैं। तीसरा, कोई एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट और बहुत ही रिनोन्ड ज्यूरिस्ट कोई जज होने चाहिए। अब बात करती है, अब वो जो 3 मेंबर की कमेटी अगर वो ये फाइंड करती है कि ये जो जज हैं इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही हैं, देन वो उस हाउस को अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं और उस हाउस में फिर वोटिंग होगी उस मोशन के ऊपर, और वो हाउस में वोटिंग पास होने के बाद दूसरे हाउस में जाएगी, सेम तरीके से वोटिंग होगी, और अगर स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेज में पास हो जाता है वो मोशन, इम्पीचमेंट का मोशन, तो उस जज को रिमूव करने की जो एड्रेस है राष्ट्रपति को एड्रेस कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति उस पर फाइनल ऑर्डर पास करके उन जजेस को रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। देखिए, राष्ट्रपति का इन्वॉल्वमेंट है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या बाकी अदर जो 33 जज हैं उनको रिमूव करने का ये एक पूरा तरीका है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर वो जज ऑर्डर पास होने के बाद प्रूवन गिल्टी तो हो ही गए हैं, उसके बाद उनके ऊपर जो इंडियन लॉज हैं यानी सीआरपीसी के लॉज हैं या जो इंडियन पेनल कोड 1861 के लॉज हैं उसके हिसाब से केस भी चलेगा, और उनके ऊपर उसके पनिशमेंट भी उसके केसेस सीआरपीसी और आईपीसी के हिसाब से पनिशमेंट दी जाएगी, और कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के भी हिसाब से उनको पनिश किया जा सकता है, या उन्होंने जो ओथ ली है, जो शपथ ली थी, कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट किया अपने एक्ट के द्वारा, उसके लिए भी उनको सजा दी जा सकती है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि देखिए, इम्पीचमेंट हमने कई बार सुना, राष्ट्रपति के लिए भी इम्पीचमेंट लागू होता है, मगर यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ जजेस को लेकर मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक कोई भी भारत का सुप्रीम कोर्ट का जज इम्पीच नहीं हुआ है। ऑल्दो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 1991-93 में जस्टिस वी रामास्वामी थे, उनको ऊपर कमेटी बिठाई गई थी, पूरा पास हुआ था लोकसभा में, और उनके ऊपर मिसबिहेवियर के जो चार्जेस थे वो कंफर्म हो गए थे, बट वो इम्पीच नहीं हो पाए थे क्योंकि उस समय जो सरकार सदन में थी वो वॉकआउट कर गई थी, उन्होंने वोटिंग से अपने आप को अलग कर लिया था। इसी तरीके से इम्पीचमेंट का अभी रिसेंट 2018 में भी जस्टिस दीपक मिश्रा जी जो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके ऊपर भी विपक्ष ने इम्पीचमेंट का लाने के लिए पटिशन लगाई थी, मगर उसको स्टार्टिंग में ही वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये सब चीज़ें होती रहती, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, मगर आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया सकता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में या नहीं भी पूछा जा सकता है, इससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, बट फिर भी आपकी अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब जैसे इम्पीचमेंट की बात होती है, अब बढ़ते हैं आर्टिकल 126 की तरफ। वहाँ पे ये जो प्रोविज़न है एक्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस के, एक्टिंग चीफ जस्टिस के, यानी अगर जो मेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो किसी कारणवश अपने ऑफिस में नहीं हैं या अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं, जज की कुर्सी पे अब्सेंट हैं, तो उस केस में आर्टिकल 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक टेम्परेरी चीफ जस्टिस का प्रोविज़न भी दिया हुआ है। और ये जो टेम्परेरी एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं इनको प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं। और इस केस में जो 3 रीज़न है जहाँ पे ये सिचुएशन या एक्टिव चीफ जस्टिस को लाया जा सकता है। पहली कंडीशन है कि सीजीआई की कुर्सी वैकेंट हो, यानी उस समय सीजीआई प्रीवियस सीजीआई के जाने के बाद कोई नया सीजीआई अपॉइंट ना हुआ हो, जैसे कि मैंने बताया कॉलेजियम सिस्टम में किसी कारणवश अगर नया सीजीआई ना आ पाया हो तो उस केस में एक्टिंग चीफ जस्टिस बैठाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि वो जो सीजीआई है, प्रेजेंट सीजीआई किसी कारणवश अब्सेंट हो, बीमारी के कारण या छुट्टियों के कारण, किसी और कारण से भी अगर अब्सेंट है तो भी एक्टिंग चीफ जस्टिस को लाया जा सकता है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो सीजीआई है अगर वो किसी कारणवश, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, ड्यू टू सम रीज़न ही इज़ अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज़ इन द ऑफिस, जो उनकी जज की ड्यूटीज़ हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस राष्ट्रपति ला सकते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स आपको दिमाग में रखने होंगे कि आर्टिकल 26 में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे तो क्वेश्चन अगर आएगा तो सिर्फ ये आएगा कि एक्टिंग चीफ जस्टिस के प्रोविजन कौन से आर्टिकल में दिए हैं। तो आपको पता है कि आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में ही
सारा जो प्रोविज़न है सुप्रीम कोर्ट को लेकर वो वहाँ पे हैं। तो आप दिमाग लगा सकते हैं 124 से 26, 124 से 147 के बीच में होगा, मगर स्पेसिफिकली याद रखें तो आर्टिकल 126 है। अब बात करते हैं एड हॉक जजेस की। जैसे एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करी, अब हम लोग बात करेंगे एड हॉक जजेस। एड हॉक मतलब जज मतलब टेम्परेरी जज, और 126 में एक्टिंग दिया हुआ, 127 में एड हॉक जजेस की बात करी गई। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, क्योंकि उस केस में सीजीआई का खेल था। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई दूसरा जज नहीं अपॉइंट कर सकता, वो राष्ट्रपति ने किया है, तो उसको एक्टिंग चीफ जस्टिस को भी राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेंगे। मगर यहाँ पे जो एडहॉक जजेस हैं, इनको अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईकोर्ट से जजेस को बुला सकते हैं, और वो जो एडहॉक जजेस हैं उनकी ज़रूरत तब पड़ती है जब लैक ऑफ कोरम होता है परमानेंट जजेस का। इसका मतलब जब कोई सत्र चल रहा हो सुप्रीम कोर्ट का और हमारे पास सफिशिएंट जजेस ना हो, और जो भी मान लीजिए जो हमारे 33 जजेस, सुप्रीम 33 जजेस की बात करी थी, मान लीजिए उसमें से 4 छुट्टी पे गए हैं या ड्यू टू सम रीज़न कुछ इंपॉर्टेंट बेंच में कुछ जजेस मिस हैं, या जो भी कारण हो, उस केस में लैक ऑफ कोरम में अगर मिनिमम जजेस अब प्रेजेंट नहीं है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडहॉक जज को हाई कोर्ट से बुला के टेम्परेरी रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंट नहीं कर सकते, एडहॉक तो एडहॉक तौर पर उनकी टेम्परेरी तौर पर उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। मगर यहाँ पे दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है कि चीफ जस्टिस कि जिस भी हाई कोर्ट के जज को बुलाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे भी सेवाएं दे रहे होंगे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इससे पहले उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना पड़ेगा, और उससे भी पहले प्रेसिडेंट की कॉन्सेंट लेनी पड़ेगी, यानी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, फिर उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट लेनी पड़ेगी कि मैं आपके एक जज को एडहॉक तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहता हूं। और इसी तरीके से एडहॉक जजेस की जो बात आई है, उस केस में हम लोग रिटायर्ड जजेस की भी बात कर सकते हैं। रिटायर्ड जजेस के केस में क्या, सीजीआई अगर उनको लगता है कोरम में या सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं या हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं, बट हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी वो जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो फुलफिल करना चाहिए, उस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से वो रिटायर्ड जजेस को भी टेम्परेरी पीरियड के लिए एडहॉक तौर पर बुला सकते हैं। तो आपने देखा कि एडहॉक जजेस के केस में आर्टिकल 127 में सीजीआई किसी हाई कोर्ट से जज को बुला सकते हैं या रिटायर्ड जजेस को भी बुला सकते हैं, मगर इन दोनों केस में प्रेसिडेंट की प्रीवियस अप्रूवल कॉन्सेंट बहुत जरूरी है। प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना और उनकी रजामंदी कॉन्सेंट लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की। देखिए आर्टिकल 126 की बात होगी, 124 की बात होगी, 127 की बात होगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 130 की। आर्टिकल 130 में जो बात होती है वो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट जो जगह है वो कौन सी होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की सीट के बारे में बात करी थी, मगर पॉइंट अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो सुप्रीम कोर्ट की कोई और बेंच कहीं और नहीं बैठती है। मगर जैसे कुछ हाई कोर्ट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की बात करें तो उच्चतम इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में उनकी मेन बेंच है, बट उनकी एक और बेंच लखनऊ पीठ भी बोलते हैं, लखनऊ बेंच भी बोलते हैं, वो उसकी एक सेकेंडरी बेंच है। तो मगर सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ऐसी कोई दूसरी बेंच नहीं बनाई गई है पूरी इंडिया में, मगर इसका प्रोविज़न आर्टिकल 130 के अंतर्गत दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये कहता है कि सीजीआई अगर चाहें तो किसी और प्लेस पे या कई जगहों पे, यानी 2 जगह, 4 जगह, 6 जगह भी सुप्रीम कोर्ट की सीट बनाई जा सकती है, बट इसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल जरूरी है। और ये जो प्रोविज़न है ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं, इसीलिए अभी तक इसको इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। तो ये आर्टिकल 130 सही जान लेना आप प्लीज। आर्टिकल 143 कल के लेक्चर में पार्ट ए सुप्रीम कोर्ट में मैंने आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी पावर्स के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी लॉ कंसल्टेंट की तरह काम करता है या एडवाइजरी कॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टेंट की तरह काम करता है। और ये जो पावर है ये स्पेशली राष्ट्रपति के लिए होती है। राष्ट्रपति अगर चाहें तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सलाह के लिए या कोई लॉ रिलेटेड सलाह के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, एडवाइस मांग सकते हैं। और नोट करने वाली भी ये आर्टिकल 143 के अंदर आता है। इसको याद करने के लिए मैंने क्या किया था, 143 जब हम लोग अपने टाइम में स्कूल में होते थे 143 को कहीं ना कहीं आई लव यू से कनेक्ट करते थे। मैं जस्ट ह्यूमर ऐड करने के तरीकों में जोड़ रहा हूँ, तो उस आई लव यू में 143 हम लोग बोलते थे। तो यहाँ ये देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का प्यार सुप्रीम कोर्ट के लिए है, तो 143 के अंतर्गत। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सलाह मांगी है तो उसके लिए 5 जजेस की बेंच बैठेगी और राष्ट्रपति जी को अपनी
एडवाइजरी या कंसल्टेशन देंगे। और वो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, नीचे हम लोग जाएंगे तो इस पर और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसमें मगर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो सलाह है ये बाइंडिंग नहीं होती। मतलब अगर राष्ट्रपति ने मांगा कि मान लीजिए इमरजेंसी लगानी या नहीं लगानी या उसके क्या नुकसान होंगे कोविड सिचुएशन में, मान लीजिए फाइनल इमरजेंसी का एग्जांपल लेते हैं, राष्ट्रपति ये सलाह मांगते हैं कि हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की सोचते हैं, तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैसा रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट अपनी सलाह दे सकता है, मगर वो बाइंडिंग नहीं होगी। राष्ट्रपति फिर भी अपनी इच्छा के हिसाब से काम कर सकते हैं। और राष्ट्र चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारी डेमोक्रेसी का, पूरी जुडिशियल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पिलर है। यानी जो डेमोक्रेसी के 3 पिलर होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंट होना, फ्री होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट फ्री नहीं है तो वो अपना जुडिशरी का जो रोल है, जो भारत में न्याय व्यवस्था है, उसको स्थापित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो विधायिका होती, जो कानून बनाने वाले हैं, या जो एग्जीक्यूटिव, जो सरकार है, जो कानून को इम्प्लीमेंट करती है पूरे देश में, उनका टकराव या उनके अपने फायदे के लिए वो जुडिशियल सिस्टम को कमजोर करने का सोच सकते हैं। ऐसा पास्ट में प्रयास हुए हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे फैसले ऐसे लेके आए या कई ऐसे कानून बनाए, या जैसे मैंने कॉलेजियम सिस्टम की कल बात करी थी पिछले वीडियो में, उसके बारे में, या केशवानंद भारती केस का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कभी भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। ये सब चीज़ें बाद में भी डिस्कस करेंगे, मगर मैं बता रहा हूँ इंडिपेंडेंट होना सुप्रीम कोर्ट का क्यों जरूरी है, ताकि किसी भी टाइप का प्रेशर या इंटरफेरेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब कानून, यानी हमारी संसद, और एग्जीक्यूटिव का मतलब हमारी सरकार, ये लोग किसी भी तरीके का कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस ना करें सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के काम में, इसलिए उनका इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है। और इन चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं जो इस तरीके की पूरी सीधी सीधी बात करते हैं। ये चीज़ें इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती हैं। देखिए आर्टिकल 50 डीपीएसपी, ये मेरे से बिहार पीसीएस के इंटरव्यू में पूछ लिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी सेपरेशन ऑफ पावर्स कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो डीपीएसपी पार्ट 4, ये थोड़ा सा अलग आर्टिकल है, जो कि पार्ट 5 में नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 124 से 147 में नहीं है, मगर अलग से, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। आर्टिकल 50 डीपीएसपी में ये दिया हुआ है, डीपीएसपी से मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 50 में ये दिया हुआ है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन रहे। और अब दूसरे जो प्रोविजन दिए हुए हैं उनकी बात करूं तो इंडिपेंडेंस के लिए मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, जैसे हमने अपॉइंटमेंट की बात करी, तो देखिए कॉलेजियल सिस्टम है, वहां पे सरकार राष्ट्रपति के द्वारा किसी तरीके का अपॉइंटमेंट में डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। क्योंकि आप सोचिए, अगर सरकारें अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट करने लगें, तो वो जो बड़े फैसले हैं, जो सरकार को अपने काम करने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, किसी तरह के फायदे नुकसान के लिए, अगर उनके ही जज रहेंगे तो वो कभी भी उनके बनाए कानून या उनके बनाए हुए ऑर्डर्स को ब्लॉक नहीं करेंगे। तो सरकारें चाहती होंगी कि कुछ जज ऐसे बैठे जो उनके फेवर में काम करें, मगर उनके अपॉइंटमेंट में कोई भी डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है। इसलिए भारत की जो जुडिशियल सिस्टम है वो हमेशा इंटीग्रेटेड रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, मजबूत रहता है। इसी तरह सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, प्रेसिडेंट के अलावा, इम्पीचमेंट के अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज को किसी और तरीके से नहीं हटाया जा सकता है, ताकि उनका टेन्योर जो है, उनका जो ड्यूरेशन है, पूरी जो नौकरी की टेन्योर है, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और मैंने टेन्योर में बताया था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता, 3 साल 5 साल ऐसा कुछ नहीं होता है। वो 65 साल की उम्र तक काम कर सकते हैं। वो टेन्योर लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अगर किसी जज ने 64 साल 6 महीने की उम्र में ज्वाइन किया तो वो 6 ही महीने जज रहेगा। मगर अगर कोई जज 48 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वो 65 यानी 17 साल तक सुप्रीम कोर्ट में जज रहेगा। इसी तरह फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, जो उनकी सैलरी हैं, अलाउंसेस हैं, जो उनकी सुविधाएं हैं, उनकी लीव हैं, पेंशन हैं, ये सब भी उनके नुकसान के लिए कभी चेंज नहीं की जाएगी, यानी उनको घटाया नहीं जा सकता है। और अगर घटाया जाता है तो उनके अपॉइंटमेंट से पहले उनको बताया जाए। मगर यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अगर उनके अपॉइंटमेंट के पहले बताया जाता था कि अब नया लॉ ले आए कि आप सैलरी हम कम करेंगे ड्यू टू सम रीजन, तो ठीक है। मगर ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंटमेंट है, बाद में आप बोल रहे हैं कि हम आपको छुट्टी कम देंगे या आपकी सैलरी कम करेंगे या आपकी ये सुविधाएं कम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनकी फिक्स सर्विस कंडीशन। मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाली यहाँ पे ये है कि जो जजेज होते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी में उनकी सर्विस कंडीशन में, उनकी सैलरी में, अलाउंसेज में, पेंशन में बदलाव लाए जा सकते हैं। मैं फाइनेंशियल इमरजेंसी को बार बार इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि अभी कहीं ना कहीं ये रिसेंटली न्यूज़ में था कि कोविड सिचुएशन में कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी की बातें भी चल रही थी, जो जिस तरह की कोरोना सिचुएशन चल रही है। इमरजेंसीज की बात भी हम लोग एक वीडियो में करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में इसके प्रोविजंस दिए गए हुए हैं। 352 में नेशनल इमरजेंसी की बात करी गई है। 300
56 में प्रेसिडेंट रूल, जिसको स्टेट्स की इमरजेंसी बोलते हैं या प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, वो मेंशन है। ये बस मैंने ऐसे बता दिया, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसी तरीके से उनकी इंडिपेंडेंस को कंफर्म कर लेगी। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड, एक सेपरेट फंड होता है जिसको जो फंडिंग होती है, जो सरकार अपने, देखिए सरकार बजट के द्वारा, वोटिंग के द्वारा अपने खर्चे, बजट को पेश करती है और वोटिंग के द्वारा उसे पास करा के अपने खर्चे निकाल लेती है। मगर एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, सीएफआई जिसको बोलते हैं, वो आर्टिकल 266 पार्ट 12 में मेंशन है। वहाँ पे जो फंड होते हैं वो भारत सरकार के जो इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट खर्चे हैं उनको चलाने के लिए भी उस फंडिंग की यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की जो सैलरी है, अलाउंसेज हैं, ये सारी चीज़ें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती हैं और वो इंडिपेंडेंट फंड होता है। इसी तरीके से बात करें, कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस इन पार्लियामेंट। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि अपार्ट फ्रॉम इम्पीचमेंट, अगर इम्पीचमेंट किसी जज की इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर की बात चलिए, उसको छोड़ के जितने भी फंडिंग होती है, वो जितनी भी डिस्कशन है, कभी भी किसी पार्लियामेंट में या राज्य के विधायिका सदन में, राज्य स्टेट लेजिस्लेचर में कभी भी उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता कि वो कैसा काम कर रहे हैं, कैसा कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कुछ सही नहीं है किसी पर्टिकुलर जज के बारे में, तो आप सीधा इम्पीचमेंट का मोशन लोकसभा या राज्यसभा में लाएं। और इसी तरीके एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो रिटायर होने के बाद किसी दूसरी कोर्ट में, किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में कभी भी फ्यूचर में जाके जज नहीं बन सकते हैं या किसी वो जुडिशियल पोजीशन पे नहीं रह सकते हैं। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास एक कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक पावर होता है। ये सारी कोर्ट्स के पास होता है। जैसे आप कई बार सोचेंगे कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की बुराई करी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, उनका ऑर्डर नहीं माना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी उनके आदेश की अवहेलना की तो आपको सजा दी जा सकती है। ये एक स्पेशल पावर है जो सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, हाई कोर्ट के पास भी होती है और दूसरी कोर्ट्स के पास भी होती है। यानी इसका ये मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के एक्शन और डिसीजन जो लिए गए हैं या जो फैसले दिए गए उनको पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा। अगर कोई ऐसा करता है या कोई गलत टिप्पणी करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सजा दे सकता है। इनके जो जुरिडिक्शन हैं और जो पावर्स हैं, जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट पूरी भारत की किसी भी टेरिटरी या भारत की किसी भी कानून को पे अपना फैसला दे सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। ये सब चीज़ें पार्लियामेंट कभी भी कम नहीं कर सकती है, उसको कर्टेल नहीं कर सकती, उसको कम नहीं कर सकती। पार्लियामेंट कानून बना के सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशरी पावर है या जो एरिया ऑफ जुडिशन उसको कभी कम नहीं कर सकता। अब जब ज्यूरिडिक्शन की बात आई तो हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं और ज्यूरिडिक्शन और पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। एससी जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होता है, मतलब ये सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है, क्योंकि हाई कोर्ट में अगर आपका कोई केस होता है तो वो बढ़ के सीधा सीधा यहाँ पे आप अपील के लिए ला सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो फाइनल इंटरप्रेटर और एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को समझने को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन की भावना को, फिलॉसफी को समझने को लेकर अगर कोई कंट्रोवर्सी आती है या कोई जैसे मान लीजिए सोशलिज्म का मतलब क्या है, ये कहीं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं है। डीपीएसपी क्या सोशलिस्ट हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है या कितना ले सकते हैं कितना नहीं, ये सारे जो इंटरप्रिटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कोई भी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ही करेगा और वो जो फैसला देगा वो फाइनल होगा। इसी तरह फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं सिटीजन के, उनका भी गारंटर है। हो सकता है सरकार आपका फंडामेंटल कोई राइट लेना चाहे, मगर सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करता है, ये गारंटी देता है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को कभी भी कम नहीं होने देगा, उनका मिसयूज नहीं होने देगा। इट हैज़ ए एडवाइजरी, और मैंने जैसे बताया आर्टिकल 143 के अंदर एडवाइजरी पावर है और सुप्रीम कोर्ट पूरी जुडिशियल सिस्टम का सुपरवाइज भी करता है, इसलिए सुपरवाइजरी पावर्स है। अब इनके पावर्स की अगर बात करें तो देख लेते हैं कितना लंबा वीडियो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि इसी कोर्ट में, इस वीडियो में हम लोग इसको ख़त्म कर पाएंगे कि नहीं ख़त्म कर पाएंगे। मेरे ख्याल से थोड़ा तेज चलते हैं तो ख़त्म हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। हमने बात करी, देखिए वो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैं और फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसी तरह बात करें पावर को क्लासीफाई करते हैं तो ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं, इन सारे आर्टिकल्स पे हम लोग बात कर लेते हैं। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 131, यानी इसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसकी सुनवाई और उसका फैसला केवल सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, वो होते हैं फेडरल डिस्प्यूट्स, और एक्सक्लूसिवली ये सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। जैसे दो राज्यों के बीच में कोई विवाद है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद है, या दो राज्यों का आपस में विवाद है, या कई राज्यों का केंद्र सरकार के खिलाफ विवाद है, या तीन राज्यों का मिलके किसी और तीन राज्यों के खिलाफ, इस तरीके के जो भी फेडरल डिस्प्यूट है, यहाँ जहाँ स्टेट और राज्यों, केंद्र राज्य संबंधों का कोई विवाद है, वो केवल सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। वो इसलिए क्योंकि अगर मान लीजिए कोई हाईकोर्ट के पास ये एक्सक्लूसिव पावर होता तो वो हाईकोर्ट हो सकता है कि अपने राज्य के हक में फैसले सुनाए। तो जब भी आप ध्यान रखिए, बड़ा लॉजिकल सी चीज़ है कि अगर दो राज्यों का विवाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा।
फिर आती है रिट जुरिस्डिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए रिट इशू करने की भी पावर होती है। रिट 5 तरीके की होती हैं, ये आप लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में हम लोग जब वीडियो डिस्कस करेंगे तो पढ़ेंगे, आपको आइडिया हो गई। ये 5 तरीके की रिट जो होती हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती है ताकि सुप्रीम कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट्स को तुरंत बचा सके और आप डायरेक्ट फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए कोई भी सिटीजन सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब इसकी बात करें तो 5 तरीके की रिट्स होती हैं, आर्टिकल 32 में मेंशन है, हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड सर्टियोरारी। तो ये चीज़ें हम लोग जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल आप इन 5 को जान लीजिए कि 5 तरीके की रिट सुप्रीम कोर्ट के पास होती हैं आर्टिकल 32 के तहत। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की जो बात करी, तो एग्रीव सिटीजन ये जरूरी नहीं है कि वो पहले हाई कोर्ट में जाए फिर अपील करे सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है और उसके पास इस फंडामेंटल राइट्स को बचाने के रिट इशू करने का पावर भी है। जब रिट की बात चल रही है तो मैं एक और चीज़ बता दूँ कि फंडामेंटल राइट्स को बचाने का जो काम है वो केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट के पास भी है। हाई कोर्ट भी इन्फोर्समेंट कर सकती है फंडामेंटल राइट की या किसी और पर्पस के लिए, और इस उसके तहत वो लोग, उनके पास भी आर्टिकल 226 के तहत, देखिए 226 के आसपास हाई कोर्ट जो आर्टिकल्स हैं वो हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे जब उसको कवर करेंगे। मगर ये जान लीजिए कि आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट कौन से रिट्स, यही 5 रिट्स इशू कर सकते हैं उसके बारे में मेंशन किया जाता है। मगर नोट करने वाली, देखिए मैंने रेड में किया, नोट करने वाली बात यह है कि एससी सुप्रीम कोर्ट जो फंडामेंटल राइट्स हैं केवल उसके लिए रिट इशू कर सकता है, मगर जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट के लिए भी रिट इशू कर सकती है और दूसरी चीज़ों के लिए भी कर सकती है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आर्टिकल पूछे जा चुके हैं, ये डिफरेंस भी पूछा जा चुका है। और ये देखा कि जो पार्लियामेंट है ये अभी तक किया नहीं गया, मगर पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट को और पर्पसेस के लिए रिट इशू करने की भी पावर भी कानून बना के दे सकती है। एपेलेट जुरिस्डिक्शन, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है, तो एपेलेट जुरिस्डिक्शन का ये मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होती है, जो भी बड़े बड़े इश्यूज होते हैं उसकी जो फाइनल अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। तो आर्टिकल 132 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की अपील है, देखिए प्रोविजन बहुत डिटेल में है मगर इनकी समरी हम समझ लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर या कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए जो कानून नए लाए गए हैं उनके रिलेटेड जो अपील हैं वो आर्टिकल 132 के तहत ली जाएंगी। जो बी पार्ट है अपीलेट का वो 133। अगर सिविल मैटर है, सिविल मतलब कोई फ्रॉड से रिलेटेड मुकदमा है, पैसों से रिलेटेड कोई केस है, वो हाई कोर्ट से मैटर, सिविल मैटर आप जान रहे हैं, सिविल मैटर सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। पैसे से मुकदमा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्रिमिनल मैटर्स की बात करें जहां मर्डर है या कोई क्राइम है सीआरपीसी के तहत, वो उसकी अपील जो है वो आर्टिकल 134 के तहत सुप्रीम कोर्ट वहां की अपीलेट ट्रिब्यूनल का काम करता है। इसी तरह के आर्टिकल 136, ये सारे आर्टिकल्स याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। एसएलपी बोलते हैं, स्पेशल लीव पिटिशन। आपको किसी काम के लिए अगर स्पेशल लीव चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर चाहिए उस केस को अपील सुनवाने के लिए, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक मेंशन नहीं किया तो आप पहले एसएलपी डालेंगे कि हमारी केस की स्पेशल अपील की सुनवाई करी जाए, हाई कोर्ट के फैसले से हम खुश नहीं हैं, तो वो एसएलपी का जो तरीका है वो आर्टिकल 136 में तहत यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह का आर्टिकल 143 की मैंने ऑलरेडी बात करी थी कि राष्ट्रपति का प्यार होता है सुप्रीम कोर्ट से, आर्टिकल 143 के अंदर। इसी को कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। प्रेसिडेंट जो है ही कैन सीक ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 2 करेक्ट, अगर वो उसको कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन चाहिए, एडवाइजरी चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, वो 2 मैटर्स पे ले सकता है। और मैंने बताया था कि ये जो एडवाइजरी होती है वो जुडिशियल फैसला नहीं होता है और प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंडेड नहीं होता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि अगर उनको फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है तो क्या वो कंसल्टेशन कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि 2 चीज़ों में वो कंसल्टेटिव जुरिस्डिक्शन या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 143 के अंदर का ले सकते हैं। वो 2 पॉइंट हैं। एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ इफेक्ट रिपब्लिक इंपॉर्टेंस हैज़ अराइजन और लाइकली टू अराइज, एससी में टेंडर और में रिफ्यूज। तो ये चीज़ है कि अगर कोई रिपब्लिक के लिए, हमारे गणतंत्र के लिए, हमारे देश के लिए कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को सलाह की जरूरत है और उनके पास जा सकते हैं। और या फिर कोई ऐसा डिस्प्यूट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले की कोई ट्रीटी हो जिसकी वजह से आया हो, यानी हमने अंग्रेजों के साथ कोई मैकमोहन लाइन या कोई रेखा खींची, उससे रिलेटेड डिस्प्यूट है, वहाँ पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आता है। और कोई एग्रीमेंट हो, कोवेनेंट हो, कोई इंगेजमेंट हो पहले का, 1950 के पहले का, तो उसके लिए हम लोग आर्टिकल 143 का यूज़ करेंगे। देखिए क्वेश्चन घुमा के सीधा ऐसा बनाया जाता है कि मान लीजिए 1850 की कोई ट्रीटी थी या 1892 में ट्रीटी ऑफ 1882 की ट्रीटी ऑफ सलबाई है, मराठा और फ्रेंच, टीपू सुल्तान और फ्रेंच के बीच में हुई थी और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो अगर उस ट्रीटी को लेकर कोई ऐसा डिस्प्यूट आज निकल के आता है
तो उस केस में क्या एडवाइजरी जुडिशियल है? हाँ, आर्टिकल 143 के अंदर राष्ट्रपति एडवाइजरी जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते हो। मैंने बताया कि ये कोई फैसला नहीं होता, ये केवल एडवाइजरी है और ये राष्ट्रपति के ऊपर बाउंडेड नहीं होगी। अभी तक 14 टाइम्स 1900 पिछले 70 सालों में राष्ट्रपति ने 14 बार इस तरीके की रेफरेंस, इस तरीके की एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट से मांगी है।